दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि भारत में ममता बनर्जी और जियोपॉलिटिक्स में ईरान दोनों बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे निकलेंगे दोनों और निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। फिलहाल पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलता हूँ। वो इसलिए कि 23 अप्रैल को वहाँ पर पहले राउंड की वोटिंग होने जा रही है। असम में चुनाव हो चुका है, पांडिचेरी में चुनाव हो चुका है और केरल में चुनाव हो चुका है। केरल में कहीं पर भी एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। वहाँ बस एक प्रश्न यह है कि भाजपा अपनी उपस्थिति को बढ़ाने में सफल होती है या सफल नहीं होती। इसके विपरीत पांडिचेरी में स्पष्ट रूप से एनडीए की जीत का आकलन कर रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। और आसाम में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप की बात हो रही है भाजपा के द्वारा। जहाँ तक तमिलनाडु का जो सवाल है, फिलहाल तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर लगभग सहमत हैं कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस वाला डीएमके वाला इंडी गठबंधन पराजित होने जा रहा है और वहाँ एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल होगा। लेकिन पेच फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्या होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा गया है, लेकिन प्रशासन आज भी ममता बनर्जी के हाथ में है। और ममता बनर्जी का गुंडा राज जो है, जो गुंडा आतंक है पश्चिम बंगाल में, उसका तो जवाब ही नहीं। स्थिति यह है कि जितने लोग चुनाव को कवर करने के लिए या जन भावनाओं को समझने के लिए, लोगों से बात करने के लिए अपने कैमरे लेकर पश्चिम बंगाल में गए हैं, उन सभी को, चाहे उनका पक्ष, उनका मत इंडी गठबंधन के पक्ष में है या उनका मत भाजपा के पक्ष में है, कैमरे के सामने लोगों को लाने में दिक्कत हो रही है। एक बाकी को जो टीएमसी का समर्थक है वो तो कैमरे पे आ रहा है, लेकिन बाकी लोग कैमरे पर आने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति ने तो एक कैमरामैन से जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसने साफ कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, यदि मैं यहाँ अभी आकर अपनी कोई बात कह दूंगा, कल को टीएमसी के गुंडे मेरे घर पे आकर धमक जाएंगे। तो हालात यह है कि पश्चिम बंगाल का आम मतदाता अपनी बात कहने में डर रहा है। पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को या चुनाव को कवर करने के लिए जो लोग वहां पहुंचते हैं, उनसे अपनी बात कहने में डर रहा है। इतना आतंक है ममता बनर्जी का। अब कहने को तो केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे गए, केंद्र सरकार ने पूरे के पूरे एक वहाँ टीम इकट्ठी कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी हर बार अपने मंच से एक धमकी दे देती है। याद रखना, 4 मई को काउंटिंग होते ही ये सभी दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में ही रहूंगी और तब मैं तुम्हें भुगत लूंगी। जो ममता बनर्जी के ये शब्द हैं और जो ममता बनर्जी का पिछले 10-11 साल का इतिहास है, वो आम मतदाताओं को डरा रहा है। हालांकि वो वोट किसे देंगे या वोट किसे नहीं देंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, उनके अंदर खौफ तो है। अब इस खौफ में रहने के बाद क्या वो अंततः डर के कारण टीएमसी को ही वोट देंगे या 4 मई को वोट देने की हिम्मत, ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देने की हिम्मत जुटाएंगे? ये बात 4 मई को पता लगेगी। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के हालात बहुत तनावपूर्ण हैं।
केंद्रीय एजेंसियां लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं, लेकिन उन बैठकों का तोड़ ममता बनर्जी के पास एक ही होता है, और वो ये कि ये सब वापस लौट जाएंगे, मैं यहीं पर रहूँगी। फिलहाल जिस तरीके का जन आक्रोश पश्चिम बंगाल में है, उसे देखते हुए मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि यदि इतने जन आक्रोश के बाद भी ममता बनर्जी किसी वजह से 4 मई को जो परिणाम आएंगे उस परिणाम में विजयी हो जाती है, तो भाजपा ने ममता बनर्जी के शासनकाल में के उनके कार्यकाल में ही चुनाव कराकर गलती करी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है ही नहीं। वहाँ की मशीनरी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करने में पूरी तरह असफल है। ममता बनर्जी खुद किसी नियम, कायदा, कानून, संविधान किसी चीज को भी नहीं मानते हैं। इसलिए चाहे परिणाम कुछ भी होता, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके ही केंद्र सरकार को चुनाव को ला लेना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अभी ये बात खत्म हो जाती है, अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती। अब 23 तारीख को जो पहले राउंड की वोटिंग है, उसमें 152 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें से कौन कितने जीतेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं उन सीटों के चार्ट को देखता हूं जहां पर 23 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, तो इन 152 सीटों में से कम 100 से 105 सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के ऊपर बढ़त बना रखी है। और ये कहा जा सकता है कि 52 से लेकर 47 सीटें मात्र ऐसी हैं जहां टीएमसी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन इन 100 से 105 सीटें जो हैं और जहां पर भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही है, ये जीत में कन्वर्ट होगी या जीत में कन्वर्ट नहीं होगी, ऐसा कोई दावा फिलहाल नहीं करा जा सकता। और ये बात 4 मई को पता लगेगी कि वास्तव में हुआ क्या। इसका कारण लोगों के मनों में बैठा हुआ डर है, लोगों के दिलों में बैठा हुआ डर है, और उनको डर है कि यदि ममता बनर्जी हार गई या हमारे वोट खिलाफ देने के बाद भी ममता बनर्जी जीत गई, तो ममता बनर्जी हारे या जीते, वो पश्चिम बंगाल में रहेगी और उसके गुंडे हमें उसके बाद पश्चिम बंगाल में रहने नहीं देंगे। मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया होगा कि पिछले चुनाव में एक उद्योगपति ने एक किराए का मकान दिलवा दिया था भाजपा के चुनाव संचालक कैलाश विजयवर्गीय को, और जब चुनाव समाप्त हो गए उसके बाद ममता बनर्जी ने उस उद्योगपति की हालत ये कर दी कि उसको पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा। पश्चिम बंगाल में उसको सारा अपना बिजनेस समेटकर मुंबई जाना पड़ गया, और वो कोई आम आदमी नहीं था, एक बड़ा उद्योगपति था, एक बड़े घराने का उद्योगपति है, और वो आज का उद्योगपति नहीं है, पिछले 50 साल का उद्योगपति है। लेकिन ममता बनर्जी ने उसकी पश्चिम बंगाल में स्थापित सारे इंडस्ट्रीज को कबाड़ के ढेर में कन्वर्ट करा दिया। स्वाभाविक है कि ऐसे में मतदाताओं के दिलों में डर है। हालांकि फिर यह बात कहूंगा कि यदि हम जन आक्रोश को देखें और यदि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जनता के दिल में ये डर निकल जाता है कि यदि ममता की सरकार गिर जाती है तो ममता हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो दोस्तों फिलहाल इन 152 सीटों में से ममता बनर्जी 50 से ऊपर यदि सीट ले ले तो ये आश्चर्य की बात होगी,
यानी कि भाजपा पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और इस तरीके से लगभग 148 सीटों का बहुमत चाहिए। तो यदि 152 सीटों में से 100 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत लेती है तो उसको दूसरे राउंड में बस 48 सीटों की जरूरत होगी और जबकि दूसरे राउंड में लगभग 252 140 से कुछ ज़्यादा सीटों का 146 या 148 सीटों पर चुनाव होगा और मुझे लगता है उस परिस्थिति में भाजपा आसानी से वहाँ पर भी 48 से ऊपर, क्योंकि जो वहाँ का भी गणित है वो ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है। ममता बनर्जी दो चीज़ों पर बस डिपेंड है, जिसमें से एक पर तो निश्चित है वहाँ पर उनको कामयाबी मिल रही है और वो है मुस्लिम वोट। मुसलमान का एक ही लक्ष्य है कि चाहे कानून व्यवस्था खत्म हो, चाहे गुंडा राज हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, उसे किसी बात से मतलब नहीं है। उसका बस एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भाजपा को रोकना, भाजपा की सरकार को पश्चिम बंगाल में बनने से रोकना। इसलिए ना कोई ओवैसी ना कोई हुमायूं कबीर फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट होकर ममता बनर्जी के पास जा रहा है और ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। हालांकि अकेले ममता बनर्जी की सरकार बनवा पाने में फिलहाल 2026 में तो सक्षम नहीं है। हाँ, 2031 का जो चुनाव होगा, यदि 2026 में भी ममता बनर्जी जीत जाती है तब 2031 और 2036 का चुनाव होंगे, वहां इसे किसी की जरूरत नहीं होगी, वहां ये अपने बल पर सरकार बनाएगा और फिर चाहे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हुमायूं कबीर बने या असदुद्दीन ओवैसी का के पार्टी का कोई नेता बने, तब ये ममता बनर्जी को भी नहीं पूछेंगे। अब दूसरा कौन सा सहारा है ममता बनर्जी का? वो है ममता बनर्जी की गुंडा शक्ति, गुंडा ताकत, जो हिंदू को धमका रही है, हिंदू को डरा रही है। अब प्रश्न यह है कि हिंदू डरकर ही घर में रहेगा या ममता बनर्जी को जवाब देने की हिम्मत करेगा? उसे कोई गोली नहीं चलानी, उसे कोई पिस्तौल नहीं छोड़नी, उसे कहीं बम नहीं फेंकना, उसे कहीं शीशा नहीं तोड़ना, कहीं आगजनी नहीं करनी, बस जाना है और चुपचाप वोट दे के आ जाना है। अब इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। यदि इतनी हिम्मत नहीं दिखाएगा हिंदू तो अगले 5 साल फिर टीएमसी के गुंडों के द्वारा रौंदा जाएगा। फिलहाल देखना होगा 152 सीटों का चुनाव हो जाए तब वहाँ के संकेत क्या आते हैं। क्या संकेत ऐसे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोटर मुड़ा है या संकेत ऐसे नहीं है। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, पश्चिम बंगाल में हमेशा अच्छी वोटिंग होती रही है। हालांकि यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे बहुत बड़े इलाके में, जहाँ उन्हें पता होता है कि यह वोट उनको नहीं मिलेगा, यह वोट उनके विरोधी को मिलेगा, वो जाते हैं इलाके में, लोगों को धमका देते हैं कि आपको वोट डालने के लिए बूथ पर मत आना, आपके वोट डाल दिए जाएंगे। फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बल गांवों में टीएमसी के गुंडों को घुसने से रोकने में कितने सफल होंगे और कितने सफल नहीं होंगे, ये अभी देखने का विषय है। केंद्रीय सुरक्षा बल और तमाम सुरक्षा एजेंसियां गांवों में या जो लोग ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं उनमें कितना विश्वास पैदा करने में सफल होंगे, ये बात की बात है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि पुलिस अभी भी ममता बनर्जी के साए में है और उनके अपनी मजबूरियां हैं। प्रशासन पूरी तरीके से ममता बनर्जी के हाथ में है।
अंततः केंद्रीय सुरक्षा बलों को या केंद्रीय एजेंसियों को चलना उस प्रशासन के निर्देश पर ही है। तो इस लिहाज से कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी का ये जो मुस्लिम फैक्टर से अलग जो दूसरा गुंडा फैक्टर है, ये बहुत निष्क्रिय नहीं है और ये भी अभी ताकतवर है। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। पहले राउंड की वोटिंग हो जाने दो, आज 22 तारीख है, कल को वोटिंग हो जाएगी और तब पता लगेगी कि फिलहाल संभावनाएं क्या है। हालांकि भाजपा का कैडर इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि आसाम को क्लीन स्वीप करने जा रहा है, पांडिचेरी को क्लीन स्वीप करने जा रहा है और तमिलनाडु के अंदर भी उनकी सरकार बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों अब लेके चलता हूँ आपको ईरान और अमेरिका की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये बात कह रहे थे कि सीज फायर अब किसी की कीमत पर नहीं बढ़ेगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि यदि आधी रात तक बुधवार के 22 तारीख की आधी रात तक कोई ठोस डील नहीं हो जाती ईरान के साथ, तो वो ईरान पर बमबारी कर देंगे। लेकिन फिलहाल कोई ठोस डील नहीं हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया है। लेकिन इसका मतलब आप यह मत समझना कि ईरान बातचीत के लिए नहीं आया। इसका मतलब यह भी मत समझ लेना कि ईरान ने कोई मजबूती दिखा दी। सच फिलहाल यह है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार बातचीत जारी है और रात तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया। दोनों ओर से बातचीत का आदान प्रदान हो रहा है और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को ये लगा कि चूंकि ईरान झुक रहा है, चूंकि ईरान शर्तें मानने के लिए तैयार हो रहा है और ईरान के वर्तमान नागरिक सत्ता की कुछ अपनी मजबूरियां भी हैं, तो उसने उन्हें कुछ समय देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर बढ़ाया। जहां तक अमेरिका की स्थिति का सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, आप ये मान के चलो कि लगभग ईरान की कनपट्टी पर तमंचा रख दिया है और कह रहे हैं या तो डील पर दस्तखत कर दे वरना गोली मार दूंगा। यही वास्तविक स्थिति है। उन्होंने इस्लामाबाद बातचीत से पहले अपने ईरान के चारों ओर नाकेबंदी बढ़ा दी और इस बार पाकिस्तान के अंदर भी फाइटर जेट उतार दिए। और इस बार आकलन यह है, यदि मान लो, जैसे कि हालांकि अब संभावना नहीं है, लेकिन यदि अमेरिका को आक्रमण करना पड़ा तो पाकिस्तान से भी फाइटर जेट उड़ेंगे और ईरान पर बमबारी करेंगे। फिलहाल ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि वो अमेरिका से लड़ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, किसी भी सरकार को अपनी जनता को ये समझाना आसान नहीं होता कि हम हार गए हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं और हम शत्रु की शर्तों को मान रहे हैं। जनता में एक वर्ग ऐसा होता है जो मरने मारने पे उतारू होता है। अभी ईरान में तो सत्ता दो भागों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। ईरान में एक और द्वंद्व चल रहा है कि जिसकी अमेरिका से बातचीत हो रही है उसकी ईरान पर आखिर पकड़ कितनी है। अमेरिका इस बात को भी तराजू से तोल रहा है कि यदि ये कोई वायदा करते हैं तो क्या ईरान उस वायदे को निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। क्योंकि ईरान में नागरिक सत्ता, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अरागची और ईरान की असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ शामिल है, ये एक तरफ है और IRGC एक तरफ है। फिलहाल खबर यह है कि अब आयतुल्लाह अली खामनेई के जो पुत्र मुज्तबा खामनेई है, अब उनका नाम फिलहाल कोई नहीं ले रहा है। जो ईरान के IRGC का फिलहाल कमांडर चीफ है अहमद बाहिदी, अब वो भी मुज्तबा खामनेई का नाम नहीं ले रहा है
और वो खुद इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है। फिलहाल लेटेस्ट खबर यह है कि उन्होंने मसूद पेजेश्कियान को धमकाया, आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। वो एक मंत्री को शपथ दिलाना चाहते थे, उन्होंने धमकी दे दी और उस मंत्री को शपथ नहीं हो पाई। उन्होंने ये भी कहा जो भी निर्णय करोगे बिना मेरी सहमति के नहीं करोगे। लेकिन क्या अहमद वाहिदी भी अमेरिका के संपर्क में है, ये बात तय नहीं हो पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में मसूद पेजेश्कियान और अहमद वाहिदी के नेतृत्व में और लड़ाई इस बात को लेकर ना हो कि अमेरिका से बातचीत हो या ना हो, अमेरिका से डील हो या ना हो। शायद इस बात को लेकर टकराव हो कि ईरान पर वर्चस्व किसका रहेगा, अहमद वाहिदी का रहेगा या मसूद पेजेश्कियान का रहेगा। फिलहाल अमेरिका से लड़ने की हिम्मत ना मसूद पेजेश्कियान में है और ना अहमद वाहिदी में है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस सीज फायर का फायदा उठाकर जिस तरीके से ईरान की नाकेबंदी कर दी है अमेरिका ने, और ईरान के अपने जहाज़ों को भी जो बाहर से लौट रहे हैं ना उनको वो हॉर्मुज में घुसने दे रहा, ना ईरान के हॉर्मुज के अंदर जो अपने जहाज हैं ना उनको बाहर निकलने दे रहा। इसने युद्ध काल से भी ज़्यादा प्रभाव दिखलाया है और ईरान की कमर तोड़ दिया। इस कमर तोड़ प्रहार का दर्द अहमद वाहिदी को भी समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि युद्ध काल में ईरान रोजाना अरबों रुपए कमा रहा था। फिलहाल पैसे की कमाई तो बंद हो गई। दोस्तों, जहां तक मेरा आकलन है, शायद युद्ध की नौबत तो नहीं आई, लेकिन यदि युद्ध की नौबत आई तो ईरान जो पहले ही खंडर हो चुका है, शायद उसका इतना बुरा हाल हो जाए कि अगले 20-30 साल वो अंधेरे में गुजारेगा। मुझे लगता है इस बात का एहसास मसूद पेजेश्कियान और तमाम लोगों को है। समझौते में फिर अड़ंगा क्या, बस 2 अड़ंगे हैं। जैसा एक मैंने बताया कि अपने देश की जनता को धीरे धीरे उनका माइंड मेकअप किया जाएगा कि भाई हाँ, हम पराजित हो गए हैं, हमारा नुकसान बहुत हो गया है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, चलो हम बाद में तैयारी करेंगे, फिर अब से 10-20 साल बाद युद्ध करेंगे, आज की तारीख में समझौता कर लेते हैं। दूसरा अड़ंगा है यूरेनियम को लेकर। चाहे वो मसूद पेजेश्कियान वाला गुट हो और चाहे वो अहमद वाहिदी वाला गुट हो, ये किसी भी कीमत पर हाईली एनरिच्ड उच्चतम संवर्धित यूरेनियम, जिसकी क्वांटिटी लगभग 440 ग्राम घोषित रूप से बताई जाती है, अघोषित रूप से और ज़्यादा हो सकती है, उसको लेकर है। अमेरिका और इजराइल का यह मानना है ईरान को ये तो हमें सौंपना ही होगा। यहाँ पर मेरा भी ये मानना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐसा कोई समझौता कर लिया कि वो संवर्धन, वो यूरेनियम ईरान के ही पास रहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों हार गए और वो बातचीत के टेबल पर ईरान ने उनको पराजित कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि ईरान की चूंकि थोड़ी जिद है और जनता के सामने फेस सेविंग का भी सवाल है। यदि ये बात तय हो जाती है कि वो ईरान के पास रहेगा, तो वो एक ऐसी जगह रखा जाए जिसकी सुरक्षा ईरान के हाथ पर हो। मान लो किसी एक एरिया में रखा है तो उसके चारों ओर का 10, 20, 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसकी निगरानी इजराइल या अमेरिका को मिले, तब तो बात सही है कि वह ईरान के अंदर ही रखा रहेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल ईरान का नहीं होगा और उसकी निगरानी अमेरिका या इजराइल करेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु बम है और जिसको लेकर कांग्रेस इस देश को डराती रही, कभी आप पाकिस्तान से हम नहीं लड़ सकते, मजबूरी है,
पाकिस्तान में परमाणु बम है, और यदि वो दिल्ली पे गिरा देगा, बम्बई पे गिरा देगा, कलकत्ता मद्रास पे गिरा देगा, जबकि वो परमाणु बम पाकिस्तान का है ही नहीं, वो परमाणु बम अमेरिका का है। और जहां पर वो परमाणु बम रखे हुए हैं वहां पाकिस्तान की सेना की बात छोड़ दो, पाकिस्तान की किसी चुईया का बच्चा भी नहीं जा सकता। जहां परमाणु बम रखे हुए हैं वहां अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं, वहां का संपूर्ण एरिया अमेरिका का नियंत्रण में है। तो यदि अमेरिका ऐसा भी समझौता कर लेता है कि जहां ईरान का वो संवर्धित यूरेनियम रखा है वो रहेगा इजराइल या अमेरिका के नियंत्रण में, तब भी सही है। तो फिलहाल सारा अड़ंगा यूरेनियम को लेकर है, और मैं फिर यह बात कहूँगा कि अमेरिका और इजराइल चाहे आपको दोबारा ईरान पर बमबारी करनी पड़े, लेकिन ये यूरेनियम ईरान के पास मत छोड़ना। अब कुछ मित्र ये कह सकते हैं आप ये बात क्यों कह रहे हो कि चाहे ईरान पर दोबारा बमबारी करनी पड़े। अभी 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ऐसा लगता है जैसे ईरान के खिलाफ। मैंने कहा ईरान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक परमाणु बम संपन्न ईरान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो अमेरिका पे बम नहीं फेंक सकता। यदि ईरान पर परमाणु बम बना भी लिया तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वाशिंगटन में जाकर परमाणु बम फेंक दे, लेकिन वो उस परमाणु बम को बनाकर भारत को ब्लैकमेल करेगा। वो उस परमाणु बम के आधार पर भारत के हिंदुओं को दबाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अब ट्रंप और नेतन्याहू जो युद्ध कर रहे हैं दोस्तों, ये बस इजराइल, अमेरिका और खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देशों को बचाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि भारत को भी ईरान के खतरे से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं आज फिर यह बात कहूँगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपसे यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं, या तो ईरान यूरेनियम आपको सौंपे, या जहाँ पर यूरेनियम रखा हो वो उसके चारों ओर का एक अच्छा खासा एरिया अमेरिका या इजराइल के नियंत्रण में हो। फिलहाल देखते हैं कि बातचीत कितनी आगे बढ़ती है। ईरान पर अंततः नियंत्रण किसका होता है, मसूद पेजेश्कियान का होता है या अहमद बाहिरी का होता है? अंततः अमेरिका का समझौता इनमें से किस गुट से होता है, या जो समझौता होता है क्या वो दोनों ही गुट मान जाते हैं? और फिलहाल क्या होता है यूरेनियम का? और पश्चिम बंगाल की तो प्रतीक्षा रहेगी ही। फिलहाल चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और फिर आपसे कह रहा हूं किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मेरी किसी बात से असहमति है तब भी बताना, आपकी शंका का निवारण करने का प्रयास करूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।